तो हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए रैखिक एवं द्विघात समीकरण से पार्ट 2 है। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रैखिक एवं द्विघात समीकरण जो कि आपका चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से रैखिक एवं द्विघात समीकरण के कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। तो आज की ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी चैनल पे, जाकर के आप प्लेलिस्ट से भी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको रोज़ सुबह 7 बजे क्लास मिल जाती है, तो आपको रोज़ सुबह 7 बजे की क्लास ज्वाइन करना रहता है मैथमेटिक्स की, जो कि आपका चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है मैथमेटिक्स, और आपका ये चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर नंबर 6 तक ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल में, जाकर के आप तुरंत पूरी वीडियो पूरी चैप्टर वाइज देख डालिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ और ज़बरदस्त तरीके से। आपका कल मैंने एक ये क्वेश्चन दिया था EHW के तौर पे, होमवर्क के तौर पे, और इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना था। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर भी कमेंट करके बताया, और आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी था। तो मैं आपको इसका पहले सॉल्व करके बता दूंगा कि आपको इसका आंसर क्या आएगा और आपका कितने लोगों का आंसर सही था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको निकालना था हरात्मक माध्य मूलों का, और मूलों का हरात्मक माध्य जो होता है, मूलों का हरात्मक माध्य जो होता है आपका, उसका फार्मूला क्या होता है मूलों का हरात्मक माध्य का, 2 अल्फ़ा बीटा अपान में हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको यहाँ से जो समीकरण दिया हुआ है इसमें आपको अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो अल्फ़ा बीटा की यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस में बी अपान ए। माइनस में बी होगा, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस में दी हुई है, तो माइनस में हो जाएगा बी, और बी का की क्या वैल्यू दिया है माइनस में 10, और ए की वैल्यू दी हुई है 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और आ जाएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 10 आ जाएगा पॉजिटिव में, यानी प्लस में 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाता है, सी अपान ए हो जाता है। सी की वैल्यू दी हुई है 11 और ए की वैल्यू दी हुई है 1, तो 11 अपान 1 यानी कि मतलब हो जाएगा इसका 11 वैल्यू हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ से 2 अल्फ़ा बीटा अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 11, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 10। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 10 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे 11/5। यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि आपका दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन। तो जितने भी बच्चों का बी वाला आंसर आ रहा था वो एकदम से राइट है, उनका आंसर एकदम से राइट है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठना है और सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको ये नहीं देखना है कि मैं जब सॉल्व कर दूं तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप अगर क्वेश्चन जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आप देखिएगा कि क्वेश्चन आपका सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो आपको कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। तो चलिए चलते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस को समझना है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है। तो समीकरण √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0, इसके मूल क्या होंगे, इसके आपको मूल ज्ञात करना है। तो आपको इसका मूल ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका लगाना होगा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे कैसे ज्ञात किया जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो आपको बस यहाँ पे इस समीकरण को गुणनखंड के रूप में बदल देना है, और उससे आपकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है। इसमें मूल का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू, जो कि आपका x की वैल्यू गुणनखंड के हिसाब से आ जाएगा, वही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे गुणनखंड के रूप में पहले हम बदल देते हैं, कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा वो देखते हैं। तो √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 है, तो आपको क्या करना है, √3x² लिख देना है, और 11x को आपको किस में बदल देना है,
2x और प्लस में 9x के रूप में बदल देना होगा, और फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 6√3 और बराबर में 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे √2x प्लस 9x के रूप में इसलिए बदल दिया क्योंकि यहाँ से हम जब x कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में, और अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 3√3 कॉमन ले लेंगे तो अभी हमारे पास वही आ जाएगी वैल्यू, इसीलिए हमने इसे इस प्रकार से बदल दिया। तो अब हम इसे एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं और फिर आगे का क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x² हो जाएगा रूट में, और फिर 2x और प्लस में 9x हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 6√3। अब हम आपको यहाँ पे बता दें, अगर 9 को हम बदलना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3 × 3, और यहाँ पे एक 3 को हम किस में बदल देंगे, 3 इंटू में √3 और इंटू में √3। अगर हम इस प्रकार लिखना चाहें तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू में √3 इंटू √3, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6√3 है, इसे हम अगर चेंज करना चाहें तो 2 इंटू 3 और इंटू में √3 हो जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान देनी है, अभी हमें कॉमन लेने में काम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा √3x² दिया हुआ है और प्लस 2x दिया है, प्लस में 9x दिया है और प्लस में 6√3 दिया हुआ है। यहाँ से आपको x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे पहले, ठीक है। तो x हम यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास बच जाएगा √3 और प्लस में 2 बच जाएगा, यहाँ पे √3x हो जाएगा, यहाँ पे √3x और प्लस में 2 बच जाएगा। और फिर यहाँ से हम अगर यहाँ पे आपको पहले मैंने बता दिया कि आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 3√3 कॉमन ले लेंगे तो भी आपके पास यहाँ पे बच जाएगा √3x और यहाँ पे प्लस में 2 बच जाएगा। अब आप यहाँ पे जान पा रहे होंगे √3x यहाँ पे हो जाएगा √3x और प्लस में 2। अब आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे √3x यहाँ भी √3x यहाँ भी है, तो दोनों में हो जाएगा कॉमन, और जब हमारा √3x दोनों में कॉमन हो जाएगा तो √3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में कॉमन हो गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बच गई, जो भी एक ब्रैकेट में था तो वो हमारा आ गया 3√3x प्लस 3√3, ये हमारा 2 ब्रैकेट में आ गया और बराबर में 0। तो अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू एक बार ये वाली रख देनी है और एक बार ये वाली रख देनी है। जब आप √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे √3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3। एक बार तो आपका x का वैल्यू ये मिल गया, और जब आप x प्लस 3√3 रखेंगे और बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 3√3 आ जाएगी। अब आपके पास x की 2 वैल्यू मिल चुकी है, जैसा कि आपका पहले आ गया था, एक ब्रैकेट में आ गया था आपका √3x और प्लस में 2 आ गया था, और एक ब्रैकेट में आ गया था आपका x प्लस 3√3। अब यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से एक ब्रैकेट में जब रखेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू एक बार आ जाएगी आपकी -2/√3, और यहाँ से अगर x की वैल्यू देखें तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3√3। तो आपके पास ये दोनों वैल्यू जो है आपके मूल हो जाएंगे x जो है इस समीकरण के, जो कि आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, तो ये वाला आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसमें आपको बस क्या करना था, इसे गुणनखंड के रूप में सॉल्व कर लेना था और आपके इससे मूल मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन आज का, और आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और इसके भी एक्स के मूल ज्ञात करने होंगे, एक्स का एक मूल आपको इसमें ज्ञात करना है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको जो है यहाँ पे आपके दिमाग में बातें आ रही होंगी कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। और ये आप एक बात आपको ध्यान देना है कि इसका जो है हम पहले भी वर्गमूल एवं घनमूल में जब पढ़े थे तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो भी आइए देखते हैं। अगर हम इसे x की बराबर में लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे, जो ये √2 करके इनफाइनाइट तक है, इसे हम एक बार x लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस में x हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है, हमारे पास ये वैल्यू जो मिल रही है, इसे हम x लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, और जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² इज इक्वल टू 2 प्लस में x आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से रूट जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जब ये आ गई तो हम इसे एक समीकरण के रूप में बदल देते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारा ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से जब दोनों प्लस में है तो इधर जब जाएंगे तो दोनों हो जाएंगे माइनस में, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जब ये समीकरण प्राप्त हो गया तो अब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। क्या गुणनखंड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब कैसे ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में x और माइनस में 2 कर सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ से माइनस 2x में से जब एक x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में x। तो इस प्रकार से जब हम इसे लिखेंगे x कॉमन हो जाएगा हमारा तो x माइनस 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। तो अब आपके पास यहाँ से गुणनखंड इसका क्या मिल गया, x प्लस 1 मिल गया और x माइनस में 2 मिल गया, ये हमारा गुणनखंड मिल गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार अगर x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0 के बराबर रखेंगे तो -1 आ जाएगी, और एक बार जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा x की हमारे 2 वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं। अब जब हमारे पास x की 2 वैल्यू मिल जाती है तो आपको क्या करना होता है, आपको पता है x की वैल्यू हमारे पास 2 मिल चुकी है, -1 और 2, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो समीकरण आपका दिया हुआ है ये इनफाइनाइट के बराबर है, और ये जो समीकरण होता है ये आपका -1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि -1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट बार तक है और √2 है, तो ये आपका माइनस में नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपकी वैल्यू प्लस में होगी वही आपकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपका 2 आंसर दिया हुआ है। क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पे -1 और 2 मिल चुकी है, 2 वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिली थी, जो कि एक तो माइनस वाला था तो हम माइनस तो हो नहीं सकता, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी आपका एकदम से राइट आंसर। तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि आपका दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कल मैंने एक जो है फार्मूला बताया था, एक ही नहीं बल्कि कई फार्मूला आपको मैंने बताया था। उम्मीद है आपने वो सभी क्वेश्चंस जो है वो सभी फार्मूले आपने याद कर लिए होंगे, राइट कर लिए होंगे, अपने नोट्स में भी उसे लिख लिया होगा और अच्छे से आपको तैयार भी हो गया होगा। तो ये एकदम से वही जो है फार्मूला बेस्ड आपका है, बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में कि युगपत समीकरणों 2x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के अनंत अनेक हल होंगे। अनंत अनेक हल होंगे यदि क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि वे इन सभी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगर आपको मिल जाएगा तो उसके क्या हो जाएंगे, अनंत पद हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो ये कैसे आपको लगाना है क्वेश्चन, तो आपको फार्मूला पता होगा। जब अनेक हल होते हैं तो क्या हो जाता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाता है। आपको पता होगा जब अनेक हल होंगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी बराबर हो जाएंगे आपस में। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आपका जो यहाँ पे ये वाला समीकरण दिया हुआ है इसे आपको x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में बदलना होगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए x के रूप में दिया है लेकिन यहाँ पे 2 ज्वाइन है, तो अब आपको इस 2 को यहाँ से हटाना होगा, रिमूव करना होगा, और इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो आपका 2x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर 0 दिया है। अब आपको यहाँ से 2 हटाने के लिए क्या करना होगा, सब में 2 से भाग करना होगा, दोनों पक्षों में 2 से जब भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 2 हट जाएगा, x प्लस b1 अपान 2 y हो जाएगा प्लस c1 अपान 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको एक समीकरण यहाँ से मिल चुका है और एक समीकरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिया है दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण से आपको क्या करना होगा, b1 को जो यहाँ पे b1 आपका ये वाले समीकरण से आ रहा है इसको इसके समीकरण के बराबर करना होगा, और इसका जो c1 होगा इसके c1 के बराबर होगा जब आपके अनंत अनेक हल होंगे तब। तो अब आपका समीकरण यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से अगर हम इस समीकरण को मान लें, इस समीकरण में b वाली वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे a हो जाता है, यहाँ पे b हो जाता है, यहाँ पे c हो जाता है। अगर हम यहाँ से b वाले b1 को मान लें, यहाँ पे b1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b1 अपान 2 मिल जाएगा। ये वाले समीकरण से आपको b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b1 अपान 2 मिल जाएगी, और यहाँ से आपको b2 की वैल्यू इस वाले समीकरण से क्या मिल जाएगी,
B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा B1 और B2 की वैल्यू हमें मिल गई समीकरण 1 और 2 से, तो हमारे पास B1 बराबर B2 कर दिया जाता है। अब आपको पता है B1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है B1/2 और B2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है B2। तो अब आपका B1 यहाँ से क्या हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा 2B2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास C1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई थी, समीकरण 1 जब हम हल किए, समीकरण 1 को जब हल किए तो C1 की वैल्यू हमें मिल जाती है C1/2 और C2 यहाँ से C2 की वैल्यू C2 दी हुई होती है। तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ से हो जाता है C1 इज इक्वल टू C2 हो जाता है, और C1 की वैल्यू है C1/2 और C2 की वैल्यू C2 मिल जाती है। तो अब आपको यहाँ से C1 इज इक्वल टू भी हो जाएगा 2C2। तो इस प्रकार आपको पता है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारे पास वैल्यू B1 की वैल्यू आ गई 2B2 और C1 की वैल्यू आ गई 2C2। तो अब आपका यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर वाला यहाँ पे हमारा आंसर किस वाले ऑप्शन में मिल रहा है, B1 इज इक्वल टू 2B2 और C1 इज इक्वल टू 2C2 मिल रहा है बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बता दिया जाए, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से पढ़ सकें और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ले सकें। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लाइक मत कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर आपको ज़रूर कमेंट करना है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। समीकरण x² माइनस px प्लस 8p और माइनस 15 बराबर 0 के दोनों मूल समान हैं, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी। जब मूल समान होंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है मूल जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा होते हैं। अल्फ़ा होता है एक मूल और एक मूल हो जाता है बीटा। अब यहाँ पे बताया गया है दोनों मूल समान हैं, तो अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अल्फ़ा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसे अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। यानी दोनों मूल हम मान लें तो अल्फ़ा कामा अल्फ़ा भी मान सकते हैं, या फिर बीटा कामा बीटा भी मान सकते हैं। ये दोनों मूल हो जाएंगे इस समीकरण के। तो जब मूल समान हैं तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, यहाँ से समीकरण से क्या ज्ञात करना होगा। समीकरण से आप यहाँ पे एक बात पहले तो समीकरण देखिए, समीकरण x² और यहाँ पे माइनस px, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है ये 3 पार्ट में है। यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू और यहाँ पे c की वैल्यू। तो a b c की वैल्यू जब दी हुई है तो हमें क्या ज्ञात करना होता है, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करना होता है। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो मूलों का पहले हम योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करते हैं। चूंकि दोनों मूल समान है तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कर सकते हैं, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए। और माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस पी दी हुई है, तो माइनस में माइनस पी अपान क्या दिया है, ए की वैल्यू 1 दिया है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा और अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बराबर माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी p/2। ये आपको नोट कर लेना होगा। अब हमारे पास जब अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई तो हमें याद करना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या हो जाता है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बराबर हो जाता है c अपान ए। और c की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 8p माइनस 15 और a की वैल्यू 1 दी है, तो 8p माइनस 15 और बटे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर मिल गया 8p माइनस 15। जब आपको अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं,
अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल चुका है 8p माइनस 15, और अल्फा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी थी पहले ही p/2। तो अब हमें इसकी वैल्यू जो है अल्फा की वैल्यू इसमें रख देना है। कहाँ रख देना है, इस वाले समीकरण में। तो जब हम इसमें अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8p और माइनस में 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा बराबर 8p माइनस 15 हो जाएगा। अब इसका जो है हम गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो जब तिरछा गुणा हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी p स्क्वायर बराबर 8 और गुणे 4 हो जाएगा, तो 8 चौके हो जाता है 32p और माइनस में हो जाएगा 15 का गुणा 4 से हो जाएगा 60। तो अब आपको यहाँ पे एक समीकरण मिल जाएगा। समीकरण कैसे मिल जाएगा, इसे पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस में 32p हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 60 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस समीकरण को हल कर लेना होगा गुणनखंड के रूप में। अब गुणनखंड कैसे होगा, पी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 30p और माइनस में 2p बरा और प्लस में 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से जो भी आपको कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लिया जाएगा, p कॉमन हो जाएगा तो p माइनस 30 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो p माइनस 30 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और बराबर में 0। तो अब आपको यहाँ से इसका गुणनखंड क्या मिल जाता है, गुणनखंड मिल जाता है p माइनस 2 एक ब्रैकेट में और p माइनस 30 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। यहाँ से आपको p की दो वैल्यू मिल जाएगी, p माइनस 2 बराबर 0 रखने पर क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू 2 मिल जाएगा, और p माइनस 30 बराबर 0 रखने पर आपको p की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, जो कि आपका p की दो वैल्यू मिल चुकी है। तो आपकी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 30 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से कहाँ पे मिल रहा है, डी वाला ऑप्शन मिल रहा है, p की वैल्यू क्या मिल रहा है 2 या 30, तो कि आपका आंसर हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो ये आपको यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं, इनमें से बता रहा है, आपको एक टर्म्स भी दिया हुआ है, कंडीशन भी दिया हुआ है। क्या दिया है कि अद्वितीय हल है, ये क्या है, अद्वितीय हल है। तो आपको यहाँ पे इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। आपको इसमें आपको पता है अगर हल अद्वितीय होता है तो हो जाता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, आपको ये पता है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इन दोनों समीकरण से, और इसके दोनों के जो है इस वाले समीकरण में रख देनी है। आपको इस वाले जो है आपको इसमें रख देनी है वैल्यू, तो आपकी यहाँ से पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका एकदम से राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से पहले हम a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस समीकरण में देखिए अगर हम, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k मिल जाएगी, और b की वैल्यू मिल जाएगी 2 और c की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी a1 इज इक्वल टू k हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपकी वैल्यू 5। यहाँ से और इस वाले समीकरण में देखें तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब आपको पता है अगर हल अद्वितीय होता है तो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे, इस प्रकार से हम यहाँ पे देखने को मिलेगा, हमें क्या मिलेगा देखने को, a1/a2 की वैल्यू यहाँ पे b1/b2 की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है k/a2 की वैल्यू क्या दी है 3 डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और b2 की वैल्यू दी हुई है 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा हमारा, तो k और गुणे में 1 हो जाएगा k और 2 गुणे 3 हो जाएगा कितना 6, और ये क्या है डज नॉट इक्वल 6 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 के बराबर नहीं होगी। तो ये आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपका है जो कि होमवर्क के तौर पे आपको इसे घर पे करके लाना है, जो है घर पे करके आपको इसका अपने आप करके हमें आंसर कमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर इसका हमें कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ से x + y + z की वैल्यू दी हुई है,
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान जो है आपको यहाँ से फाइंड करना होगा। इसका कौन सा आंसर सही होगा वो आपको कमेंट करके हमें बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये क्वेश्चन जितने भी हमने आपको बताए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको रोज सुबह 7 बजे क्लास ज्वाइन करना रहता है, तो ज्वाइन जरूर क्या कीजिए और डेली की क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपके अंदर कंटिन्यूटी होगी तो आपका सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेगा और अच्छे से अच्छा आप मार्क वहाँ पे जो है गेन कर पाएंगे। तो ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिएगा। धन्यवाद।